कांदला किधर की ओर है ये? पश्चिम। और दूसरा है कोलकाता। ये कौन से तट पर है? स्टेट लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट वहाँ पर लिख लिए अपन ने सारे के सारे, ठीक है, तो उसको बार बार मेरे को कोई मतलब नहीं। ये भरूच को कई जगह भरौंच लिखा हुआ है, तो भरौंच और भरूच एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये जो मैं अब लिख रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लिखवा ही रहा हूँ डायरेक्ट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो सीमेंट के निर्यात के लिए समर्पित बंदरगाह कौन सा है? दाहोद। भाई राजस्थान आज की डेट में पहले नंबर पर आता है सीमेंट के उत्पादन की दृष्टि से, दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान इतना सीमेंट उत्पादित करता है कि एक्सपोर्ट भी करता है आउट ऑफ इंडिया। तो आउट ऑफ इंडिया पहुंचाना है तो वो जहाज़ों के माध्यम से जाएगा, और जहाज़ों पे जाएगा तो कोई न कोई बंदरगाह पर भी जाएगा। कौन से बंदरगाहों पर पहुंचता है राजस्थान का सीमेंट? पहुंचता है दाहोद बंदरगाह पर, और यहाँ से विदेशों को जाता है। इसमें 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबसे बड़ा, व्यस्ततम, आधुनिकतम, सबसे ज़्यादा मॉडर्न, और प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड या कंप्यूटरीकृत बंदरगाह हो जाएगा JLN पोर्ट। लौह निर्यात हेतु समर्पित बंदरगाह कौन सा है? मारमा गोवा। मारमा गोवा लोहे के निर्यात के लिए फेमस है। फिर लिखोगे मछली उत्पादन के लिए समर्पित बंदरगाह। और मछली उत्पादन के लिए समर्पित बंदरगाह कौन सा है? मंगलुरु। तो मछलियाँ तो सब जगह पकड़ी जाती है, लेकिन ये खासा फेमस है। पूरे भारत का सबसे बड़ा मछलियों का जो कोल्ड स्टोर है वो भी कहाँ पर है? मंगलुरु में ही है।
अरब सागर की रानी, ये हालांकि मैं बता चुका हूँ पहले। क्यों, कौन सा है? कोची। अभी कोची की जगह अगर कोची ना जाए, वैसे नया नाम तो कोची है, लेकिन लिख लो फिर भी, लिखो फिर और आगे लिखते हैं। पानी की बोतल होगी ना भाई यहाँ पर। हाँ भाई, चलें अगले पेज पे। देखो पीछे वाले भाई जल्दी। ठीक, अगले पेज पे तो लिखोगे पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा या व्यस्ततम, दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, बंदरगाह। और एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ इसमें, जो पीछे स्थित सुरक्षित बंदरगाह है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आ गए अकेले में। नाम है इसका कोलकाता। अगला गंगा या कौन सा बंदरगाह है भाई साहब? हल्दिया, हुगली तो नदी है महाराज। ठीक, अगला देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, या नया नाम है विजाग। भारत की स्थानीय मानक प्रामाणिक समय रेखा बंदरगाह से गुजरती, नाम है
देश का प्राचीनतम या कृत्रिम बंदरगाह, अभी ये कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। देश का प्रथम पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मोड पर निर्मित भाई कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो पूछ लेना। आवाज आ रही है ना? इधर इस पे आ रही है ना आवाज? स्पीकर पे देख लेना एक बार। क्या नाम है इनका? सॉरी मैं बोल, आ रही है? हाँ भाई उतार लिया। अब इसके बाद में अंतिम भौगोलिक प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। कौन सा? भारत के 5 भौगोलिक प्रदेश हैं। पहाड़ में जाए दुनियादारी, नाम बता दो पहले सब। 4 तो पढ़ के आ चुके हो। नहीं मैं तो वो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि 5 जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनके नाम बता दो एक बार। पढ़ के आए हो उनमें से 4, ये चौथा खत्म किया है अभी। 5 के नाम ही बता दो सिर्फ। 5वां तो अब आ रहा है। और नहीं, हम कोई कुछ नहीं देख रहे हैं, हम सब बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं हम सब। क्या बात है? हिमालय पे मैंने 2 दिन तक गला फाड़ा था, नाम ही याद नहीं है। उत्तर का विशाल मैदान 1 दिन तो दिया था, और 2 दिन दिए मैंने किस पे? प्रायद्वीपीय पठार पर। तटीय मैदान पर भी 1 दिन ये आधा दिन ये। और अब अंतिम कौन सा है? द्वीप समूह। ठीक है, बात कर लेते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो देखो, भारत के द्वीप समूह की अगर हम बात कर लें, 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप और अरब सागर वाले द्वीप। अब बाकी जो आएंगे वो इनमें ही और सब डिवाइड करते चले जाएंगे। तो बंगाल की खाड़ी में पहले जो सिंगल सिंगल है वो पढ़ लेंगे, फिर पूरा का पूरा एक आइलैंड्स का एरिया है, द्वीप समूह है। जैसे हम पढ़ते हैं कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वो पूरे के पूरे पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब हम अरब सागर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कच्छ की खाड़ी के द्वीप कौन कौन से हैं, खंबात की खाड़ी के द्वीप कौन कौन से हैं, और मुंबई महाराष्ट्र के आसपास कौन से हैं, और कोई जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो जो द्वीप समूह है तो दोनों ही तरफ अंत में पढ़ेंगे, पहले जो सिंगल है अकेले हैं उनको पढ़ लेंगे। ठीक, तो हेडिंग डाल लो। क्या की जाती है? 3 जगह पर की जाती है, और जहाँ पर डिस्क्रैपिंग की जाती है, स्क्रैप बात कर लेते हैं उसको, उसको बोला जाता है अलंग। कोई बहुत बड़ा जहाज है, जैसे भारत का एक युद्धक विमान पोत, युद्धक विमान पोत कौन सा? INS। INS से तो क्या नाम आता है? इंडियन नेवल सर्विसेज। ठीक है, INS विक्रांत। तो INS विक्रांत तो है अभी सेवा में, सेवा में उसे काट दिया क्या? नहीं, पहले पुराना डीकमीशन हुआ है, और बीच में एक बाइक आई थी उसका नाम था विक्रांत, आपको पता होगा, वी लिखा हुआ आता था उस पर। वो इसलिए सिंबॉलिक तौर पर इंडियन नेवी का ये जो जहाज़ था ख़त्म हो चुका। ये जहाज़ 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट बाद में बना था। 19 साल तक ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है वहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहा है, कोई काम नहीं आया। भारत ने वहाँ से खरीद लिया, हमारे 1962 के युद्ध में भी काम आया, हमारे 1965 के युद्ध में भी काम आया, और फिर 71 के युद्ध में भी काम आया। और इसको हमने फिर एक बार रिपीट करवाया, कब? 1999 के बाद में। 1999 के बाद रिपीट करवा के
और फिर हमने इसको चलाया कब तक, 2017 तक। बीच में जैसे गाड़ी का इंजन बनवाते हैं ना एक बार, बस वो वाला मामला था। एक बार दो बार ही बन सकता है गाड़ी का इंजन, उसके बाद मान लेते हैं गाड़ी की हो गई ज़िंदगी पूरी, वो वाला मामला है। रिपीट करवाया और 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया, हटा दिया। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका था, सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। वो चाहे कोई सी मशीनरी हो, यही होता है। तो इसको फिर तोड़ने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए भेज दिया गया यहाँ पर। लोगों की भावना जुड़ी हुई थी। इंडियन नेवी ने ये बोला कि भाई आप में से अगर कोई खरीदना चाहे इसे तो ऑप्शन लगा रहे हैं हम, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज था। कितना बड़ा जहाज, आइडिया इस चीज़ से लगा सकते हो आप, 227 मीटर तो लंबाई थी इसकी, मोटे मोटे तौर पर यहाँ से पेट्रोल पंप तक, ये तो लंबाई है उसकी। और लगभग 18 मीटर चौड़ा था ये, तो चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा, लंबाई तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा। और इस पर एक बार में कितने लोग, 2000 लोग सेल कर सकते थे। और लोगों का मतलब नेवी के जवान ही होते हैं इन पे। पर ये अब डीकमीशन कर दिया तो काट पीट के इसको अलग कर दिया। तो जहाज़ों को डिसमेंटल किया जाता है यहाँ पर, उसके लोहे से वो बाइक का एक बड़ा हिस्सा बना, इसलिए उसको नाम विक्रांत दिया गया। लेकिन रिपेयरिंग का काम एक तो होता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, एक है कोचीन में होता है और एक मझगांव में होता है। मझगांव डॉक, कोचीन डॉक और गार्डन रिच, ये 3 जगह पर होता है मूल रूप से जो आप बोल रहे हो। और तोड़े जाते हैं जहाज यहाँ पर डिसमेंटल। जैसे लास्ट में गाड़ी जब टंडीरा हो जाती है, कबाड़ हो जाती है, तो काट के उसको बेच दिया जाता है मार्केट में। तो यहाँ पर होता है जहाज़ों का, जिसको बोलते हैं भारत का जहाज़ों का कब्रिस्तान। यहाँ पर ही ख़त्म किया जाता है जहाज़ों को। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, फिर मेल्ट कर देते हैं, ख़त्म जहाज़। पता भी नहीं लगेगा, 15 दिन बाद तो जहाज़ नाम की चीज़ हुआ करती थी। पूरे लोहे को पिघलाकर और अलग यूज़ में ले लिया। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं द्वीप समूहों के बारे में। तो द्वीप समूह कितने भागों में बांटा भाई साहब हमने? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं ये? पहला, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। अब ध्यान देना, जब हम बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को पढ़ रहे हैं ना, तो अब लिखना कर दो बंद और समझना कर दो शुरू। यहाँ पहले द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो ये पहला द्वीप ABCD करके लिख लेते हैं। इसका नाम है, तो नाम से तो द्वीप नहीं, पानी लग रहा है, पानी ही है। और इस ही नाम से द्वीप भी है। देखो, अभी मैंने एक नदी बोली थी 5 मिनट पहले, नाम क्या है? हुगली। और हुगली मूल रूप से कल बोला मैंने क्या, गंगा ही है। गंगा का एक हिस्सा जो आगे चला जाता है बांग्लादेश, वो तो पद्मा कहलाता है। मैं हर एक लाइन में एक क्वेश्चन बोलता हूँ, समझना इस बात को। जो हिस्सा आगे चला गया वो पद्मा है, और जो हिस्सा भारत में ही फरक्का बांध से बहता हुआ कोलकाता के किनारे बहता हुआ और यहाँ तक आ गया, वो क्या है? वो हुगली है। तो मूल रूप से गंगा ही है भाई। फरक्का से ही तो अलग होती है ये दोनों नदियाँ की, एक हिस्सा बांग्लादेश चला जाए और एक हिस्सा भारत में बहता हुआ गिर जाए। कलकत्ता खुद ही हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब ध्यान देने वाली बात ये कि हुगली या गंगा हजारों साल पुरानी नदी है, लंबे समय तक बहती रही, और बहने के बाद में इसने बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिट्टी को लाकर जमा कर दिया। फॉर द टाइम बिंग, कालांतर में मिट्टी सख्त होती चली गई और पूरे के पूरे द्वीप का निर्माण कर दिया। इसका नाम क्या है? गंगा सागर। महत्वपूर्ण क्यों है ये समझ लो। गंगा सागर के इस वाले सिरे पर, इस हिस्से पर एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है। तो साल में एक दिन ही ऐसा होता है, ये आपने कहावत सुनी होगी, पहले भी बोला है मैंने, इसी क्लास में बोला है। सारे तीर्थों के लिए अलग कहावत है, इसके लिए अलग ही कहावत है। सारे तीर्थ बार बार, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों भाई एक बार ही क्यों? आज़ाद हो गया देश, 20 बार चले जाओ, साल में 5 बार जाओ, कौन रोक लेगा? खुद प्रकृति रोक लेगी आपको। कैसे रोकेगी समझना। यहाँ पर ये मंदिर है। मैंने कल एक बात बोली कि भाई दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी समुद्र है, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता ही आता है 24 घंटे में वहाँ पर। ठीक है,
अब ज्वार आएगा तो पानी आगे बढ़ेगा यहाँ पर तटों की तरफ, और भाट आएगा तो पीछे की तरफ हटेगा। आज के हजारों साल पुराना पहले बनाया गया मंदिर, आप कैलकुलेशन देखोगे तो ताज्जुब करोगे, वो कैलकुलेशन आज तक नहीं कर पाए हम। तो आज हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए, तभी भी ऐसा कुछ नहीं बना पा रहे। उसका रीज़न है ये मंदिर यहाँ बनाया गया, ठीक ठीक हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या होता है, इस क्षेत्र पर, इस वाले द्वीप पर क्या आता है, उच्च ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार आता है, मतलब बड़ा ज्वार, बृहद ज्वार। अब अगर ज्वार बड़ा आएगा तो पानी ज़्यादा आगे तक आएगा यहाँ पर, और अगर ज़्यादा आएगा तो हमेशा अपने आप को बैलेंस करने के लिए पीछे भी ज़्यादा दूर तक हटेगा। तभी तो अपने आप को, बकेट का पानी देखा होगा आपने, बाल्टी का पानी स्थिर होता है तो वो पहले हिलता रहता है, फिर धीरे धीरे अपने आप से स्थिर हो जाता है। वही चीज़ होती है यहाँ पर। तो जब ये पानी पीछे हटता है ना, तो काफ़ी कुछ पीछे हट जाता है, और पीछे हट जाता है तो ये जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है, ये मंदिर बाहर निकल आता है, तो दिखने लगता है, मतलब पानी हट गया वहाँ से तो वो दिखने लगेगा, और दिखने लगेगा तो सारा दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है, और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर पुलिस जाब्ता तैयार रखा जाता है। तो लोग तो फिर लोग हैं, मानते थोड़ी किसी को, भारतीय को तो वैसे ही नहीं मानने की बीमारी है, ठीक है। हमें पुलिस वाले बुरे लगते हैं, मानते हो, पुलिस वालों से भला आदमी नहीं होता, वो चार गाली बक लेता है लेकिन जान बचा लेता है आपकी। पुलिस वाला आप ऐसा कहे भैया प्लीज़ इधर हो जाओ, तुम हो ऐसे जो मान जाओगे, और दो गाली बक के कहेगा ना तुम देखो नहीं वहाँ तक, इसलिए उसको वो करना पड़ता है, क्योंकि राजेश मानते ही नहीं हम, और अगर हल्की सी दड़के दे दी तुम लोगों को तुम दिखोगे नहीं, इसलिए वो करता है कि उसको पता है इनका इलाज ये है, ये ऐसे नहीं मानेंगे कि भैया इधर हो जाओ, मैं कलेक्टर जयपुर का, मैं इधर हो जाऊं, क्या बात कर रहे हो। फिर वो बताता है कि तू कौन है, फिर वो दो तो शब्द लगाता है आगे महत्वपूर्ण, और उसके बाद में फिर बोलता है ओए, और फिर बोलता है कि इधर हो जा, और फिर हो जाओगे तुम। तो ये यहाँ पर भी ऐसे जाब्ता तैयार रखा जाता है। तो जैसे ही शाम होने लगती है, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर मेला लगता है, और जैसे ही शाम होती है पानी वापस कवर करने के लिए आने लगता है, पूरा का पूरा मंदिर वापस से पानी में डूब जाता है। साल का एक दिन ही ऐसा होता है जब ये मंदिर पानी से बाहर आता है। कहावत सही साबित हुई कि नहीं हुई, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर साल में एक ही बार जाओगे, जब के पानी में जाकर दर्शन करोगे, अंदर मंदिर देखेगा नहीं तो पानी के हाथ जोड़ के आ जाओ फिर, तो पानी पानी वहाँ पर, तो इसलिए गंगा सागर एक बार। क्लियर हुआ, सारे तीर्थ बार बार क्यों, गंगा सागर। सोचो ऐसी कैलकुलेशन आज तक नहीं कर पाए हम, जो हमारे पुरखे कर गए, क्योंकि साल का एक दिन ऐसा आएगा जब पानी इतना पीछे हटेगा, और जब इतना आगे बढ़ेगा, जब ये मंदिर यहीं बनना चाहिए एग्जैक्ट। भारत की 6100 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, पढ़ा है हमने, लेकिन मंदिर वहीं बना है। मतलब उस चीज़ से मत जोड़ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ वैसे अलग से है ना, वो मंदिर वहीं बनाएंगे, समझ रहे हो ना क्या है, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो ये बोल रहा हूँ कि मंदिर यहाँ पर बना है ये, ठीक। तो ये हो गया गंगा सागर। क्वेश्चन क्या आता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पश्चिम बंगाल का भाग है, हुगली नदी या गंगा नदी के किनारे स्थित है, और हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है। क्लियर। दूसरा वाला देख लेते हैं हम, दूसरा कौन सा है, दूसरा है न्यू मूर या न्यू मूरे, एक ही बात है, मूर बोल दो मूरे बोल दो, अलग अलग किताबों में दोनों मिल जाते हैं, एक ही द्वीप, कोई अलग नहीं है। समझो कहाँ पर है, तो ये है भाई साहब यहाँ भारत, एक लाइन याद रख लो इसके लिए, कुछ क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा वरना आएगा ही नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है, इस पर लेके विवाद का कारण है, बट आज की डेट में किसके अंडर आता है, भारत के अंडर आता है, बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है। विवाद वो भले ही वो एक बात है, लेकिन हिस्सा अभी वर्तमान में किसके पास है, ये भारत के पास है, ठीक। तीसरे वाले की हम बात करेंगे, तीसरा वाला आता है कोको द्वीप। कोको द्वीप के बारे में बात करते हैं, कोको द्वीप कहाँ पर है, कोको द्वीप पड़ेगा यहाँ। अब अगर यहाँ बांग्लादेश, और बांग्लादेश से और उधर चले जाए तो कौन सा देश आएगा, पड़ा है ना, म्यांमार आएगा। कोको द्वीप पर भी डिस्प्यूट है भारत और किसका, बांग्लादेश का, लेकिन आज की डेट में किसके हिस्से आता है ये, म्यांमार के हिस्से में आता है, ठीक।
आगे चौथा द्वीप है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप, या इसी का दूसरा नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम को तो सब जानते ही हो कौन है, ठीक है। तो अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? देखो ये तो रहा ओडिशा, ऑलमोस्ट यहीं कहीं पड़ेगा, और उड़ीसा के पास में ये द्वीप बना हुआ है यहाँ पर। ये उड़ीसा के पास में जो द्वीप बना हुआ है व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि भाई भारत की जितनी भी मिसाइल है ना, नाम सुना होगा आपने, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, नाग मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, फड़ाना ढीकड़ा, जो भी है सब, सारी मिसाइलों की जो टेस्टिंग की जाती है वो इस वाले से की जाती है यहाँ से। टेस्टिंग मतलब भाई आप कोई मिसाइल तैयार कर रहे हो तो पहले उसको टेस्ट भी तो करोगे, ये सही है या इसमें कोई गड़बड़ है, कहीं मिसफायर ना हो जाए, उधर उधर ना चले जाए। यहाँ से क्यों कर रहे हैं? यहाँ से छोड़ते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो मान लो भगवान ना करे अगर मिसफायर भी हो जाए तो कोई जनहानि नहीं होती, यहाँ समंदर में जाके टूटेगी फूटेगी, इधर की तरफ कहीं चला दो तो फिर वो दिक्कत है, लोगों पे भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हालांकि इसके लिए भी सरकार नोटेम जारी करती है, नोटिफिकेशन जैसे होता है पर बोलते हैं उसको नोटेम है। नोटेम बोल देते हैं भाई 12 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मछुआरे इस वाले एरिया में, ये रडार पे आ जाता है पूरा का पूरा, इस वाले एरिया में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाएं। उसके बावजूद यहाँ पर तटरक्षक बल को जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनको लगा के रखा जाता है, क्योंकि वो टेरिटरी होती है उसकी, इस दिशा में छोड़ेंगे इसको, क्योंकि अगेन हम कौन है? भारतीय, हम फिर भी जाएंगे, इसलिए पहले से रखना पड़ता है, क्योंकि जाएगा फिर वापस नहीं जाएगा, घर वाले इंतजार करते रह जाएंगे, तो रखना पड़ता है। तो ये वाला मामला है। तो ये है व्हीलर द्वीप, क्लियर हो गया। भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है, ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं अगले द्वीप के बारे में। इसका नाम अब तो कम से कम सबने सुन ही लिया है, जिन्होंने नहीं सुना है उन्होंने सुन लिया, पूरी दुनिया जानती है अब इस द्वीप को। आंध्र प्रदेश का जिला है, एक जिले का नाम तो नेल्लोर है, और द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। यहाँ पर इसका नाम सुना है ना सबने, अभी भी नहीं सुना डूब मरो इसका नाम, पूरी दुनिया ही जान गई अब तो इसरो क्या है। तो इसरो जो है उसका क्या है, ये अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है। मतलब हम जो अभी जैसे चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था, जो सक्सेसफुली लैंड कर गया चांद पे, इसके अलावा आदित्य L1 भी हमने लॉन्च किया। जितने भी रॉकेट, मिसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मिसाइल तो कहाँ से ऊपर, और ये बात कर रहा हूँ रॉकेट की जो पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर कर बाहर चले जाते हैं। तो जितने भी हम रॉकेट लॉन्च करते, मिसाइल लॉन्च करते हैं, वो सारे के सारे इसरो कहाँ से लॉन्च करता है? वो लॉन्च करता है श्रीहरिकोटा से। जैसे आने वाले टाइम में हम गगनयान मिशन भी लॉन्च करेंगे, दूसरा मंगलयान 2 मार्स मिशन भी लॉन्च करेंगे, शुक्रयान भी लॉन्च करेंगे, बहुत सारे मिशन लॉन्च करेंगे। या हम हमारा कोई सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं ना जैसे, तो वो सारे के सारे लॉन्च कहाँ से किए जाते हैं? श्रीहरिकोटा से। यहाँ से क्यों लॉन्च किया जाता है? उसका रीज़न है, एक रीज़न तो वही है जो मैंने उसका बताया, सुरक्षित रहता है। अगर मान लो रॉकेट बहुत 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 बड़ा होता है, 54 मीटर लंबाई है किसकी? GSLV Mark 3, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट। 54 मीटर का मतलब 22 मंजिला इमारत के बराबर का रॉकेट। तो आप सोच के देख लो एक बार, अभी तक तो जयपुर में 22 मंजिला इमारत भी ना देखी होगी तुम लोगों ने, उससे बड़ा रॉकेट है। अब अगर वो गिरेगा तो वो 2-4 को तो लेके मरेगा नहीं, वो तो बढ़िया ही गिनती करेगा फिर। तो उस चक्कर में यहाँ से, तो अगर मान लो अगर कोई उसमें दिक्कत हो जाए, एक पैनिक बटन इनमें भी होता है, आपको पता है कि अगर इधर उधर कहीं जाए तो एक बटन दबाओ, वो ब्लास्ट हो जाएगा हवा में और नीचे पानी में गिर जाएगा उसका वो हिस्सा, ये चीज़ होती है। तो यहाँ से जो लॉन्च किए जाते हैं सारे के सारे, वो हमेशा भूमध्य रेखा के जितना ज़्यादा पास होगा ना, ये कोई भी रॉकेट का लॉन्च, कोई भी अंतरिक्षयान का लॉन्च, वो उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि वहाँ से उसे एस्केप वेलोसिटी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं हिंदी में, पलायन वेग पृथ्वी का, जो कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये कि इस स्पीड से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए ना पृथ्वी से बाहर, इस स्पीड से, सेकंड है ये, किलोमीटर पर आवर नहीं है, तो वो वापस नहीं आएगी, वो पृथ्वी की
गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर चली जाएगी, तो वो ये है। इसलिए रॉकेट को गजब का थ्रस्ट दिया जाता है और इस स्पीड से ज़्यादा आगे वो निकल जाता है, तभी तो पृथ्वी के जो मुख्य ज़मीनी क्षेत्र है उससे ऊपर चला जाने के बाद वापस नीचे नहीं आता। वरना नीचे क्यों नहीं आता? पृथ्वी के चक्कर काटता रहता है लेकिन नीचे नहीं आता, क्योंकि वो पृथ्वी के मुख्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला गया। तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं। क्लियर? अगला एक और है, ध्यान दोगे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, जो सिंगल है उनमें। कौन सा? यहाँ पर ही लिख देता हूँ, चलो। ये है, 3 नाम है इसके और तीनों ही खूब आते हैं। ये नाम सबने सुना है, ये, और अंग्रेज बोलते हैं इसको ये आदम का पुल, एडम्स ब्रिज बोल देते हैं बेसिकली, सो आदम का पुल बोल देते हैं। है क्या और कहाँ पर है? ये तो रहा भारत, और यहाँ पर है लंका, यहाँ। ये वाला जो रूट है, इसकी टोटल डिस्टेंस है ना दोस्तों, वो कितनी है? 167 किलोमीटर, 167 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है ये। अब कल मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को, ये क्या होता है? ये याद आया? थोरियम भविष्य का परमाणु ईंधन है, यूरेनियम की जगह लेगा। और मैंने ये भी बताया था कि अब तक के सबसे बड़े ज्ञात भंडार जो मिले हैं ना पूरी दुनिया में थोरियम के, वो कहाँ पर मिले हैं? भारत में। और उनका एक बड़ा हिस्सा कहाँ पर आता है? यहाँ पर। तो इसका मतलब राम जी ने जो पुल बनाया उसमें कुछ तो डाला है अतिरिक्त, ऐसा नहीं है हल्का फुल्की चीज़ नहीं बनाई, कोई तो बना दी। तो आज काम ले लेंगे उसको। अब उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं अपन, पुल वुल तोड़ देंगे और थोरियम निकाल लेंगे। राम जी तो निकल लिए, हमको तो आगे जाना है, पुल को तोड़ के और उसको ऐसे कर देंगे। समझो मामला क्या है। श्री राम सेतु तो सिंपली क्या कहा जाता है? श्री राम भगवान ने बनाया था इसलिए इसको श्री राम सेतु कहा जाता है। सेतु समुद्रम क्या है? सेतु समुद्रम यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 2013 तक, आप लोगों को पता होगा। तो जो सरकार आई, उस सरकार ने ये प्रस्ताव रखा कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ श्रीलंका से या म्यांमार से कोई शिपमेंट आ रहा है, ज़्यादातर व्यापार पानी के रास्ते करते हैं अपन, और उसे अगर मुंबई आना है इस शिपमेंट को, तो अभी वो श्रीलंका के चक्कर लगा के आता है, यहाँ से क्यों नहीं जाता? इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर बड़ा कोई कार्गो शिप जाएगा तो उसका पैंदा जो है, उसका तल है, वो लग जाएगा, नीचे तो बजा ही नहीं पाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं इसको, हटा हटू के, और उस गहराई बढ़ा देते हैं, वो तो पानी तो अपने आप भर ही जाएगा, पानी में तो बना रहे हो। और फिर यहाँ से जहाज़ को गुजार देंगे, तो उससे एक फ़ायदा होगा, एक तो भारत यहाँ पे एक तरह से क्या बना दिया, टोल सा बना दिया, तो भारत की तो वो इनकम हो रही है। दूसरा फ़ायदा क्या हो जाएगा? दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई समय कम लगेगा और ईंधन भी कम लगेगा, तो हर तरह से फ़ायदा। 4 उंगलियाँ 5 उंगलियाँ घी में। दिक्कत हो गई भाई साहब को, इनके पेट में दर्द हुआ कि भैया ऐसा है, केक कटेगा तो सब में बटेगा। हमें भी समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो तुम। और दूसरा, ये वाला नाम हमने भी सुना है, हाँ, हम तुम्हारे बराबर बड़े नहीं हैं पर इतने भी नहीं हैं कि तुम लोग गिनो ही ना हमें। ऐसा है, ये पूरा 167 किलोमीटर तो नहीं है तुम्हारा। तो ये लोग चले गए कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड्स में, इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए ये, और लगे हाथों भारत के इस वाले राज्य तमिलनाडु, देखो ये चीज़ आप मानो मत मानो, तो ये वास्तव में वास्तविकता है। मैंने इंडिया का तकरीबन एक आध छोड़ के हर स्टेट घूमा है। जितना साउथ वाले अपने कल्चर को पकड़ के रखते हैं ना, हम नॉर्थ वाले नहीं पकड़ पाए। हम तो पता नहीं क्या ही बन गए हैं, भगवान ही जाने। वहाँ पर आज भी इवन अपन साउथ की मूवीज़ को देख लो, वैसे आइडिया लग जाएगा, वो आज भी कल्चरली हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरे तहजीब और तमीज़ के साथ रहने वाले लोग हैं। बहुत छोटी छोटी सी बच्चियाँ 5-5 साल की, आपने देखा होगा बालों में फूल लगा के रखती हैं। हमें बड़ा सरप्राइज था। 84 साल की अम्मा है, उन्होंने भी फूल लगा, वो कल्चर में है उनके। वो कितने ही भले मॉडर्न हो जाए लेकिन बालों में फूल लगाना नहीं भूलती, गजरा फूल जो भी है। और तिलक भी कौन सा? सफ़ेद चंदन लगाया जाता है वहाँ पर। अपने यहाँ पर लाल चंदन चलता है जिसको हम पीला बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि यहाँ पर इन लोगों ने, हम क्या बोलते हैं? राम। आंध्रा में बोलते हैं रामा, और नीचे पहुँचते पहुँचते यहाँ एग्जैक्ट नाम बोलते हैं इनका नाम है रामम, ठीक है। क्योंकि संस्कृत से पुरानी लैंग्वेज अगर पूरे प्लेनेट पे कोई मानी गई है, वो है कौन सी? तमिल।
तो संस्कृत मानी गई है 5 से 8 हज़ार साल पुरानी, और तमिल मानी गई है 11,000 साल पुरानी लैंग्वेज अपने आप में दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। संस्कृत का ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ओरिजिन यहाँ से हुआ है इस लैंग्वेज से। तो ये रामम बोलते हैं, और इन लोगों ने ये बोला कि हमारी आस्था जुड़ी हुई है इस पुल से, ये केवल एक कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमारे किसी बड़े ने, हमारे किसी बुजुर्ग ने, सो कॉल्ड हमारे भगवान ने ये बनाया था, तो हम तो नहीं ही तोड़ने देंगे इसे। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया, उधर से श्रीलंका वालों ने इंटरनेशनल कोर्ट से स्टे ले लिया। आज तक पड़ा हुआ है ये पेंडिंग, और ये शायद पड़ा ही रहेगा पेंडिंग, मुझे लगता है कभी क्लियर हो पाएगा। तो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है समझ में आ गया होगा। और आदम का पुल तो मैंने बता ही दिया, कुछ नहीं है, अंग्रेज़ों ने इसको अपना नाम दे दिया, जो भी आया अपना अपना बताता चला गया कि नहीं नहीं दुनिया का पहला इंसान था एडम, एडम ने बनाया था ये पुल। तब उसको राम भगवान के साथ समीकरण कर लो कि पहला इंसान था या जो भी था वो वैसे। तो ये एडम्स ब्रिज, आदम का पुल, सेतु समुद्रम, या श्री राम सेतु है। क्वेश्चन के हिसाब से महत्वपूर्ण क्या है, थोरियम के अथाह भंडार हैं ये, जिसको लेकर श्रीलंका और भारत के बीच में अच्छा खासा विवाद है। क्लियर हो गया मामला। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर मामला हो जाता है क्लियर। तो ये है, अब लिखना शुरू करेंगे। बोलो। दो देशों के बीच में म्यूचुअली डिसाइड होता है हमेशा, लेकिन उसमें भी दो चीज़ें होती है कि भारत की अनन्य आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। जैसे भारत का 200 नॉटिकल माइल है, पर ये कॉमन है। श्रीलंका के हिसाब से 200, भारत के हिसाब से 200 नॉटिकल माइल पे जाओगे, एक नॉट्स में, नॉटिकल माइल में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। तो अब अगर आप 200 नॉटिकल माइल जाओगे तो आप तो श्रीलंका में अंदर ही पहुंच गए, पानी छोड़ो, वो तो और भी ज़्यादा ज़मीन पे ही पहुंच गए आप बिल्कुल ही। कुछ एक क्षेत्रों में ये नॉटिकल माइल कम कर दिए जाते हैं, दो कंट्रीज़ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठकें होती हैं और ये चीज़ क्लियर कर ली जाती है। पर कई मामलों में नहीं भी हो पाती, तभी तो वो देखो वहाँ पर, जैसे आप बात करोगे कौन सा द्वीप, इस पर आज तक डिस्प्यूट है, जैसे इस पर आज तक डिस्प्यूट है, तो कई बार नहीं भी हो पाता है, कुछ कुछ मामला अटका रहता है, पर ज़्यादातर मामला क्लियर है। दो देश आपस में ही म्यूचुअली डिसाइड करते हैं इसका। ठीक, देखो हेडिंग क्या डाला था आपने, द्वीप समूह, ये लिखा है ना बस द्वीप समूह। इसमें लिखो भारतीय द्वीपों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। भारतीय द्वीपों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। भारतीय द्वीपों के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। युद्ध हुआ था एक बार, किसका युद्ध हुआ, एक युद्ध हनुमान जी का और रावण का, सुना है ना? कौन जीता उसमें? नहीं, विड्रॉ नहीं हुआ, विड्रॉ वाली तो पार्टी नहीं है, दोनों ही तोपें हैं अपने आप में। रावण जिसने पूरे कैलाश को उठा लिया था, रावण के गुरु कौन थे? रावण के गुरु शिव जी थे, और शिव जी से ये ऑफर कर दिया था एक बार शिव जी को, ये कहाँ यहाँ बर्फ में पड़े रहते हो, हम बनाएंगे आपके लिए महल और शानदार। जब हम हमारा सोने का बना सकते हैं तो हमारे गुरु के लिए तो पता नहीं क्या ही कर देंगे। कल मैंने एक लाइन सुनी थी बहुत प्यारी, चाणक्य की लाइन थी, मैं कोई एपिसोड देख रहा था बहुत पुराना, नीति शास्त्र नाम से एक एपिसोड चलता है, उसमें चाणक्य ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी, शायद आप लोग समझ पाए इस चीज़। घनानंद आत्ममुग्ध व्यक्ति था, वो अपने ही उसमें चूर रहता था, उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता, उसकी कोई कमी नहीं निकाल सकता। और चाणक्य कौन था? चाणक्य शिक्षक था, मूल रूप से तो शिक्षक ही था। चाणक्य नीति आज तक भी प्रासंगिक है, 2000 साल पहले लिखी गई किताब आज भी प्रैक्टिकल है। आज भी चंद्रगुप्त का गुरु था कौन? चाणक्य। वैसे ओरिजिनल नाम क्या था चाणक्य का? विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब मामला कौटिल्य भी कहा जाता है इन्हें। तो घनानंद को जाते सम्राट अशोक नहीं, चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय तो गुप्त थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के शासक थे। छोटे थे ना जब मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य, तभी से इनकी प्रतिभाओं को पहचान लिया था उन्होंने, और फिर घनानंद के खिलाफ इनकी ट्रेनिंग की कोच की तरह। और जब वहाँ से गए थे तो उन्होंने दो चीज़ें बोली थी, क्योंकि ये बाई एक्ट बाई बर्थ तो हुआ ही नहीं करता था उस टाइम पे, तो अब हुए हैं कि जन्म आधार पर ही जाति होती है, पहले तो कर्म के आधार पर होती थी। तो वो क्योंकि वैदिक पठन पाठन का काम करते थे, अध्यापन का काम करते थे, तो वो ब्राह्मण थे, शैक्षिक कार्य करते थे, इसलिए पहले ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्राह्मण जो पढ़ा रहा है वही ब्राह्मण है, वो उसका काम के आधार पर उसका नाम जाना जा रहा है। अब तो उत्तर वैदिक काल आते आते तो फिर क्या हो गया, जन्म आधारित हो गई वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल, लेकिन पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल तक ये कर्म आधारित थी, कर्म के आधार पर। तो जब वहाँ से गए तो दो बात बोली थी कि एक तो मैं मेरी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगा घनानंद को। शिखा मतलब चोटी, चोटी रखते थे, ये गांठ उसी दिन अब बांधूंगा जिस दिन ये घनानंद को समाप्त कर दूंगा, और उसके खिलाफ खड़ा किया किसको, छोटे से बालक को, चंद्रगुप्त को, और उसने अपदस्थ किया बाद में घनानंद को। और दूसरा, शिक्षक के लिए वास्तव में मेरे को खुद को ये चीज़ प्राउड फील हुई जब मैंने कल सुना जाते जाते कि भाई घनानंद के जब वहाँ पर वो लगती थी तो शास्त्रार्थ होता था, तो वो उसको बड़ा बोरिंग लगता था, जबकि सारे शिक्षक उसको कहते थे कि भाई टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बुलाया करो, वो आपस में एक दूसरे की नॉलेज देखें, परखें, सीखें, पर वो बुलाता नहीं था कि फालतू की बातें, कौन क्या है, वो बस मदरापान करता था और वो वही टाइम पास वाला काम सब। अब इसने जाते हुए कहा था कि ब्राह्मण तुम कुछ नहीं मांगोगे, भीख ही तो मांगने आते हो तुम सारे के सारे, क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्या, भीख मांगना, भीख में खाए वो मसीत पे सोई वो, कबीर की कहावत। 5 घरों में जितना मांग लिया, ब्राह्मणों का पहले कर्तव्य हुआ करता था 5 से छठे घर में नहीं जाऊंगा, 5 घर में अगर एक दाना मिला ना, पांचों मिला के, तो एक दाना खा के ही आज सोऊंगा मैं, छठे घर पे नहीं मांगते थे ये। पर पहले के लोग दे भी देते थे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। आज भी आप गाँव में आपने देखा होगा, बगल में सफ़ेद सा वो लेके आते हैं ना, आज भी अपनी माएँ आटा पटक देती हैं। शहरों में तो भूल गए लोग क्या होते हैं, वो आते ही नहीं, भूल क्या गए, और आते इसलिए नहीं भगा देते हैं, पर भाग जाए यहाँ से, पता नहीं कौन है क्या है। तो जब वो गए तो उन्होंने कहा कि शिक्षक जो होता है ना, वो प्रलय और निर्माण दोनों का निर्माता होता है। अगर वो चाहे तो स्टूडेंट के जीवन में प्रलय ला सकता है, और चाहे तो उसका निर्माण कर सकता है। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है, पर स्टूडेंट ऐसा ही होना चाहिए भाई। इसी क्लास में से ईश्वर करे मेरी बला से आपका सबका सिलेक्शन हो, पर इसी क्लास में से सिलेक्शन भी होगा और इसी क्लास में से लोग फेल भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब दिक्कत टीचर में है कि स्टूडेंट में है, तो फोकस पे डिपेंड करता है। 5 लोगों में खुद गुरु ही विभेद कर देता है, सब करते हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, हजारों साल से वही व्यवस्था चल रही है। 5 भाई थे, कौन, पांडव। सबसे प्यारा कौन था गुरु का, जो सबसे ज़्यादा फोकस था। कितनी, अर्जुन, कितनी सिंपल लाइन है, बोलने को बहुत सिंपल लगती है, पर आप सीखो ना जीवन से तो बहुत बहुत केंद्रित लाइन है। पेड़ के सामने जब खड़ा किया ना 5 भाइयों को, भीमसेन से पूछा क्या दिख रहा है, फल दिख रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, बड़े बड़े। फिर पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर धर्मराज थे, ज्ञानी थे, बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, पूछा क्या दिख रहा है, कि गुरुजी आपके पैर दिख रहे हैं मुझे। तो वो उस पर भी गुस्सा हो गए, परीक्षा टाइम पे मेरा पैर देख रहा है तू। अर्जुन से पूछा ना जब क्या दिख रहा है, औरों से पूछा, किसी ने बोला पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, इनमें जीवन दिख रहा है। अर्जुन से पूछा तो पता है ना क्या बोला, चिड़िया भी नहीं दिख रही। ये होता है फोकस, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही, मुझे चिड़िया ही नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ आंख तक दिखाई दे रही है, ये फोकस होता है। और स्टूडेंट के तो ये लक्षण होते हैं भाई। बगुला भगत नाम सुना होगा, विद्यार्थी के 4 लक्षण क्या होते हैं, कान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, मतलब कुत्ता आप हल्का सा गुजरोगे ना बगल में से, उसमें आँख खुल जाती है उसकी। कान का मतलब इतनी इतनी हल्की नींद होती है। तुम लोगों को देखो 4 रोटी खाने के बाद भूकंप आ जाए तभी कुछ हुआ था क्या, ये हाल है तुम लोगों की। बगुला कितना फोकस होता है आपने देखोगा, एक पैर पे घंटों तक खड़ा रहता है पानी में, एक ही पैर पे, एक टांग ऊंची करके खड़ा ही रहता है। क्यों, मछली भी ये मान लेती है थोड़ी देर बाद कि वह कोई धर्मात्मा आदमी है, एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है भगवान की। और इतना स्टेबल होता है, इतना स्टेबल होता है कि मछली जज ही नहीं कर पाती कि जीवित चीज़ है कोई।
कत्ता हिलने का काम ही नहीं है। और उसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो तुम लोग जानते हो, उसके दिमाग में मछली। पर पहले ये भरोसा दिलाओ अपने लक्ष्य को। देखो, विद्या का दान ईश्वर हर किसी को नहीं देता। पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है, शुरू तो कर देते हैं पर ख़त्म नहीं कर पाते, आप एग्री करोगे इसको। तो इतना फोकस होता है कि जब मछली बिल्कुल आसपास खेलने लगती है ना, उसके आसपास, वो निश्चिंत हो गई कि ये जीवित चीज थोड़ी है, तो वो अपना काम कर देता है फिर, और फिर ब्रेकफास्ट हो जाता है, फिर लंच की तैयारी होती है। इसी तरह से ये चीज़ होती है। तो इतना फोकस होना चाहिए स्टूडेंट को। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवे की चेष्टा, काक चेष्टा कैसे बोलते हैं? आप खाना खाओगे, अब तो कौवे नहीं दिखते, उदाहरण भी क्या ही दूं मैं, अब नहीं दिखते इतने, वो बात बता रहा हूँ। तो कौवे जो होते हैं, आप खाना खाओगे ना, पास आके बैठ जाएगा, और वो क्या चाहता है, मुझे भी हो, बहुत चेष्टा के साथ, बहुत ज़्यादा लालसा के साथ वो चाहता है कि मेरे लिए भी। ज्ञान के लिए इतना पिपासु होना चाहिए, इतना जिज्ञासु होना चाहिए स्टूडेंट को कि यार कोई भी शिक्षक है, मेरा कोई भी शिक्षक है, ये सिखा रहा है, ये सीखना चाहिए इससे, वो चीज़ होती है। अब ना तो ऐसी कोई चेष्टा दिखाई देती है सीखने के प्रति, ना ऐसा कोई ध्यान दिखाई देता है बगुले जैसा। बुरे में से भी अच्छा सीखा जा सकता है, सोचो आप। और नींद शानदार आती है, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी खाने के बाद बीमारी सी हो गई है नींद की, डॉक्टर से उल्टे उल्टे की चीज़ के लिए कि साहब नींद ज़्यादा आती है, अभी भी ये 11 बजने को हैं, कलेजे पे हाथ रख के कह दो, एक आध झपकी हल्की सी ले चुके हो ना क्लास में बैठे बैठे, ये है नींद का आलम, बताओ। और जबकि बोलते क्या है, विद्या, मैंने पहले दिन आते एक बात बोली थी, इसके बाद मैं टॉपिक पर जाऊंगा, लेकिन इस चीज़ को अगर समझ पाओ तो समझना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को। जब क्लास में बैठो ना, तो उस ही श्रद्धा के साथ बैठना। पहले भी बोला था मैंने, जब जैसे मंदिर जाते हो, जैसे मस्जिद जाते हो, जो भी आपका धार्मिक स्थान है वहाँ जाते हो, पूरे मन से बैठते हो। दुनिया का सबसे कमीना आदमी होगा ना, वो भी जब मंदिर मस्जिद जाएगा ना, पूरी श्रद्धा के साथ जाएगा कि नहीं नहीं, मेरे जैसा सीधा आदमी तो कोई नहीं है, भगवान कुछ तो भला कर दो, मतलब हर बार 101 का चढ़ा रहा हूँ, कुछ ही फायदा नहीं हो रहा है, खर्चा ही कराए जा रहे हो, ऐसे कब तक पार पड़ेगी, मतलब जो भी बोलता होगा कि प्रभु रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, प्रसाद दिखाया जाओ, इधर मत दो प्रसाद को। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से बैठते हो ना, मंदिर में जाते हो, ढोक देते हो, वहाँ पे आप में 1% भी पाप नहीं होता। कौन सा ऐसा आदमी होगा, एक कोई किलर के अलावा, जो वहाँ पे जाके ये सोचेगा कि नहीं मुझे आशीर्वाद दो, मैं आज 15 आदमियों को मार दूँ, कोई आतंकवादी बात हो तो अलग है। हम सब सामान्य लोग सामान्य तरह का वो करते हैं। क्लास में बैठो, उसी ही मन से बैठो, और ये तो ज़्यादा बड़ा ईश्वर है, उसका कारण है भाई, कल ही बताया, जो चीज़ आपकी 3 पीढ़ियाँ तार रही है वो बुरी कैसे हो सकती है? किताबों से अच्छा तो मित्र नहीं होता, कहने वाली बात नहीं है। आपके बगल में बैठा हुआ हर व्यक्ति, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव बोल रहा हूँ इसके बाद में मैं, आपके बगल में बैठा हुआ हर व्यक्ति, दोस्त और दोस्ती, समझ लेना इस बात को, आज के 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद नहीं बैठा होगा, यकीन ना होना, भगवान करे आपसे पहले आपके बगल वाले की नौकरी लगे, और फिर बात करूंगा मैं आप लोगों से, मांग के देखना एक बार पैसे, तो भाई साल भर के लिए खर्चा चला ले यार, मेरी स्थितियाँ खराब है, परिवार वाले अब ज़्यादा देर तक के लिए अलाउ कर नहीं रहे, तेरी नौकरी लग गई है, चला ले यार भाई साल भर के लिए खर्चा। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं कि वो नहीं चलाएगा, आप जानते हो कि वो नहीं चलाएगा। जब बगल के चेहरे बदल ही जा रहे हैं, क्या ही भरोसा करना, भरोसा किताबों पे कर लो। इससे बात करोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप किताबों से बात करना शुरू करो या आपसे बात करना शुरू कर देंगी। और इतना कोई डिमांड नहीं, पिक्चर दिखाने लेके चलो भाई, आज घूम के आते हैं, आज बैठ के आते हैं, समझ रहे हो ना, बैठते हैं, लड़के समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो कोई डिमांड नहीं, और आपका जीवन सुधारेगी ही, सिविलाइज्ड बनाएगी, सभ्य बनाएगी, समाज में इज्जत दिलाएगी। तो फिर इनको सबसे अच्छा दोस्त मानो, प्रयास करना, बाकी तो आप लोगों की मर्जी। ठीक, भाषण का सेशन खत्म हुआ, आ जाते हैं। ये वाला लिखा आपने, कौन सा लिखा है? अभी तो केवल एक लाइन लिखी है शायद, कौन सा? 2 भागों में बांटा गया है, और पहले नंबर पे डाल लो ये लाइन, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, अब गर्दन नहीं ऊंची होगी तुम्हारी, लिखाऊंगा इतना, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों में पहले नंबर का लिखोगे गंगा सागर, ABCD करके लिख लो या जैसे मर्जी पढ़े लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, और इसमें पहले नंबर पे गंगा सागर, और गंगा सागर में लिखो
ब्रैकेट में लिख लेना, गंगा सागर कौन से स्टेट में पड़ता है? पश्चिम बंगाल। गंगा सागर ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल। और लिखोगे हुगली नदी के मुहाने पर स्थित, गंगा सागर में लिखो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित, हुगली लिखा हुआ है वहां पर, हुगली, और चाहो तो गंगा भी लिख लो। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित प्रमुख द्वीप जो, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित प्रमुख द्वीप जो हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, कौन से स्टेट में है, कौन सी नदी पर है, कौन से जलीय क्षेत्र में है, और साथ में हम क्या कह सकते हैं कि भाई कौन से इसकी विशेषता क्या है। दूसरा लिख डालो जल्दी से, लिखोगे न्यू मूरे, ब्रैकेट में इसके भी क्या लिखोगे? WB, वेस्ट बंगाल। और लिखो भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, वर्तमान में भारत के अधीन है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, विवाद मतलब डिस्प्यूटेन पे, विवाद का कारण है, वर्तमान में भारत के अधीन है। अगला कोको, अभी ये भारत में है ही नहीं, तो लिखोगे भारत एवं म्यांमार के मध्य, भारत एवं म्यांमार के मध्य, भारत एवं म्यांमार के मध्य विवाद का कारण, वर्तमान में म्यांमार के अधीन, विवाद का कारण वर्तमान में म्यांमार के अधीन। अगला लिखोगे व्हीलर ऑब्लिक अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम द्वीप कौन से राज्य में है? ओडिशा। व्हीलर ऑब्लिक अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। अब इसका नाम उड़ीसा रहा ही नहीं है, मैंने बताया था ना, हिंदी में भी ओडिशा ही है ये ऑफिशियली। इसमें लिखो, एक लाइन लिखनी है सिर्फ, यह भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है, मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है बेसिकली, ये भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है। ऐसा नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लो, जरूरी नहीं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम, उन्हीं के नाम पे रखा गया है ये, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम। अगला है श्रीहरिकोटा, कौन से स्टेट में पड़ता है? आंध्र प्रदेश। और लिख डालो जल्दी से इसमें, यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ये लिखो अब मेरे साथ में, इसरो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। यह इसरो का प्रमुख अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है, अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण, प्रक्षेपण का मतलब होता है लॉन्चिंग। याद रखना, वहां पर मैंने परीक्षण लिखा था और यहां पर मैं प्रक्षेपण लिख रहा हूं, तो दोनों में अंतर है, अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक, इसको हम कल लिख लेंगे, कौन से वाले को?
श्री राम सेतु, चाहो तो हेडिंग डाल लो भले, बात बाकी लिखेंगे कल इसको।